एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर लेके, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए, ऐसा है कि हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं जो क्लास 6 से ही शुरू हो जाते हैं सोशल साइंस के, यहाँ से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं वो आगे जाके और ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस पहले पार्ट में हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर्स के उन समरी के बारे में, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और नोट्स के बारे में। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्लास 6 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट कहता है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ टॉपिक्स है और पॉइंट बाय पॉइंट इनको मैंने डिटेल्स किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट कहता है कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। अगर हमसे बात किया जाए कि हमारे दुनिया में अगर खेती का शुरुआत कब हुआ था, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि ये शुरुआत हुई थी 8000 साल पहले। अभी के समय से 8000 साल पहले हमारे दुनिया में खेती का काम शुरू हुआ था। जो कृषि होता है, खेती होती है, अनाज का उपजाना होता है या सब्जियों का उपजाना होता है, ये लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर। अगर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सबसे पहली सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी। मेसोपोटामिया का भी नाम सुना होगा, हड़प्पा संस्कृति का भी नाम सुना होगा, ऐसा ही कुछ है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में जो प्रथम नगर बनाया गया था, मतलब जो सिटी का निर्माण किया गया था, शहर बनाया गया था, वो लगभग 4700 वर्ष पहले बनाया गया था। 4700 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर का निर्माण किया गया था। तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब देखिए क्या होता है, जो गंगा नदी है उसके किनारे जो राज्य का निर्माण किया गया था वो था मगध। उस समय का मगध जो था वो सबसे बड़ा राज्य था गंगा नदी के किनारे का, और इसका उद्गम मतलब कि शुरुआत जो हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। अभी के समय से 2500 ईयर्स बिफोर पहले किया गया था। अब देखिए वर्तमान जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात होती है। अभी से 2000 वर्ष पूर्व हमें अगर जाएंगे तो इसे हम वर्तमान के नाम से जानेंगे। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर में भी पूछे जाते हैं और डिटेलिंग करने के लिए पूछे जाते हैं। डिटेल्स मतलब कि इन सब चीज़ों का संबंध पूरे चैप्टर से है। चैप्टर से क्या, इतिहास से है। तो आइए हम अगले पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। अब पहला जो टॉपिक है इसका वो कहता है लोग कहाँ रहते थे। उस समय के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, पेड़ पर रहते थे, गुफा में रहते थे, जंगल में रहते थे, होटल में रहते थे, कहाँ रहते थे। इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे पूर्वजों का रहन सहन कैसा था, वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, तो वहाँ पे बताना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों का रहन सहन कैसा था। यही तो हमारा इतिहास है, यही तो हमारी हिस्ट्री है, इसे ही पढ़ना तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट कहता है कि लाखों साल पहले लोग भोजन संग्राहक या आखेटक के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि तट किसे कहते हैं। तट का मतलब होता है किनारा, किसी भी नदी का किनारा। अब नदी के किनारे रहने का भी कारण था कि उस समय लोगों के पास मोटर नहीं था, पंप नहीं था, नल नहीं था, जल का बहुत कठिनाई से वो अपना पूरा करते थे। इसीलिए वो हमेशा नदी के किनारे रहने की कोशिश करते थे, जिससे वहाँ उनको अपने खेती के लिए, सिंचाई के लिए जल आसानी से मिल जाए और वो अपने पानी पीने योग्य, भोजन बनाने योग्य, नहाने योग्य, कपड़ा धोने योग्य पानी का भी उपयोग आसानी से कर सकते थे। तो भोजन संग्राहक या आखेटक के रूप में वो कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बताया है कि सुलेमान और किरथर जो है ये दो पहाड़ियों का नाम है, दो माउंटेन है। अब इनके क्षेत्र जो थे उसमें 8000 साल पहले, लगभग 8000 साल पहले यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर गेहूं और जौ जैसे खेतियों को उपजाना शुरू किया था। अब तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है उन्होंने भेड़,
बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। जैसा कि अभी के समय में भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ अब शेर को तो पालतू बनाया नहीं जाता, हिरन को तो पालतू बनाया नहीं जाता। किसे पालतू बनाया जाता है? भेड़ को पालतू बनाया जाता है, बकरी को पालतू बनाया जाता है, गाय को पालतू बनाया जाता है, बैल को पालतू बनाया जाता है। इन्हें इसलिए पालतू बनाया जाता है कि ये हमारे किसानी करने के योग्य जानवर हैं। ये हमें दूध, गाय जो है वो हमें दूध देती है, बैल जो है उस समय खेत जोतने के काम वो करता था, बकरी भी दूध देती थी, भेड़ हमें ऊन देता था, दूध भी देता था। अब देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें अपने किसान के कामों को सहायता प्रदान करने के लिए इन चीज़ों को पालतू बनाया जाता था। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो कहता है ये लोग गांव में रहते थे। इन लोगों ने अपने खुद की एक बस्ती का निर्माण किया था। इन लोगों ने खुद के अपने एक छोटे छोटे बस्ती का निर्माण किया था जिसमें ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, खेती करते थे, जौ और गेहूँ जैसी खेती करते थे, पशुओं को पालते थे जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को रखा जाता था। आइए अगली पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट है लोग कहाँ रहते थे। ये कुछ अगले पॉइंट्स हैं, उन्हें भी ध्यान से देखना है। अगला पॉइंट कहता है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ी है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, आपने नाम सुना होगा, तो उसमें भी अब क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। लोग यहाँ भी कृषि करना शुरू किए। पहले उन्होंने चावल उगाया, फिर अब उसके बाद उन्होंने अलग अलग चीज़ों का खेती यहाँ पे करना शुरू हुआ, लेकिन उस समय मुख्यतः इन्होंने राइस की खेती की, चावल का खेती किया सबसे पहले। अगला जो पॉइंट है वो कहता है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। वहीं गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। कहा जा रहा है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग आज से 4700 साल पहले क्या हुआ कि नगरों का निर्माण शुरू हुआ। नगर कहते हैं सिटी को, शहर को कहते हैं नगर। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, ये सब शहर हैं। तो ये इन ऐसे ही शहरों का निर्माण कहाँ हुआ? सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, जब वो बड़ी नदियों में मिलकर उनकी धाराओं को बड़ी कर देती है, तो इन छोटी छोटी नदियों को हम उन बड़ी नदियों का सहायक नदी कहते हैं। इसके अलावा समुद्र के जो किनारे की जगह थे वहाँ पे 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले वहाँ पे भी शहरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब अगला जो पॉइंट है वो कहता है गंगा तथा इसके दक्षिण में सहायक नदी सोन, गंगा का जो सहायक नदी है वो सोन है, के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता था। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा राज्य जो निखर के सामने आया था उसका नाम था मगध। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। जो मगध के शासक थे वो बहुत ही पावरफुल लोग थे। उन्होंने अपने राज्य के अलावा और भी बहुत राज्यों को अपने साथ मिला के मगध को एक बहुत शक्तिशाली और बड़ा राज्य बनाया था। अगला पॉइंट है अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जी, आपने अपने देश को या तो इंडिया के नाम से बोला होगा या फिर भारत के नाम से बोला होगा या फिर हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। तो प्रायः इंडिया और जो भारत आप नाम का प्रयोग करते हैं। अब इस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, इसके बारे में जानेंगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट कहता है इंडिया शब्द इंडस से निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? इंडस। ध्यान से देखिएगा, इंडिया शब्द इंडस से निकाला गया है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकाला गया है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाली ईरानियों ने, कौन? ईरानियों ने और यूनानियों ने, ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए ये कौन लोग थे? ये लोग थे ईरानी और यूनानी, जिन्होंने सिंधु को हिंदोस के नाम से और इंडोस के नाम से कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। तो ये नाम की हिस्ट्री जो है वो आपको पता चल गया कि हमारे भारत के नाम को इंडिया कैसे कहा गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
भारत नाम का प्रयोग, देखिए भारत, अब ऐसा है कि यहाँ पे एक आकार छूट गया, यहाँ पे हमें भारत है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति के आरंभिक में 3500 वर्ष पुरानी कृति जिसे ऋग्वेद आप सभी ने जाना होगा से मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये जो भारत है जिस नाम से आज हम सभी वाकिफ़ है, जो हमारे देश का नाम है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे उनका एक समूह था, झुंड था, उनको हम भारत के नाम से जानते थे। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। देखिए जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है, इतिहास है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ने से सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लिपि है, पांडुलिपि, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जान लीजिए। पहला पॉइंट कहता है ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। देखिए इसे पांडुलिपि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी पुस्तकें जो हैं वो हाथ से लिखी जाती है और हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया, पांडुलिपि दिया गया। दूसरा पॉइंट कहता है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो शब्द है लैटिन भाषा मैनु, जिसका मतलब ही है हाथ। तो हाथ से लिखी जाने वाली चीज़ों को हमने क्या कहा, पांडुलिपि कहा। अगला जो पॉइंट है वो कहता है ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र, ध्यान दीजिएगा, ताड़पत्रों पे लिखा जाता था अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दो चीज़ों पर ये पांडुलिपि लिखी जाती थी, एक तो ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, दूसरा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से जो भोजपत्र तैयार होती थी उस पे ये पांडुलिपि लिखी जाती थी। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अभिलेख क्या है, व्हाट इज अभिलेख। तो देखिए पहला पॉइंट है कि पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। अभिलेख जो है वो क्या होता था कि कोई भी पत्थर ले लिया या धातु ले लिया और इस पर गुदाई कर करके इससे एक डायग्राम तैयार किया जाता था, इसका एक चित्र तैयार किया जाता था, जिसे हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इस पे, इन पर शासकों के आदेश, जो उस समय के राजा होते थे वो जिस प्रकार की ऑर्डर देते थे, जिस प्रकार का आदेश देते थे, उसे उस पर छापा जाता था। या फिर वंशावली, जो उनके पूर्वज कौन थे, उनका बेटा कौन था, उनके दादा कौन थे, ऐसे नामों को छापने के लिए भी अभिलेख का उपयोग किया जाता था। इस तरह के कार्यों का विवरण आपको अभिलेख पर देखने को मिलता था। आशा करता हूँ कि अभिलेख भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है लिखित स्रोत क्या है। देखिए अभी जो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब क्या है, लिखित स्रोत के कारण ही तो पता चलता है। ऐसे ही तो महाकाव्य जितने भी हैं वो हमारे यहाँ लिखित स्रोत हैं। कविताएं उस समय की लिखी हुई है, नाटक इत्यादि जो है वो लिखित स्रोत में आते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय में क्या क्या घटनाएँ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनमें से कई संस्कृति प्राकृत अथवा तमिल में लिखी मिलती है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो बहुत पुरानी है, प्राकृत भाषा और तमिल भाषा जो है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि ये जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं या नाटक है या अभिलेख है या फिर और भी कुछ जो इतिहास के इतिहासकारों को प्राप्त हुआ है वो किस भाषा में मिलती है, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल भाषा में मिलती है। अब जानते हैं कि प्राकृत भाषा क्या है। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय जो है वो प्राकृत भाषा का उपयोग आम लोगों के द्वारा किया जाता था। जो नॉर्मल लोग थे, जो गांव में रहते थे या जो खेती करते थे या जो पशु पालते थे, उस समय ये प्राकृत भाषा का उपयोग वो लोग करते थे। नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष इत्यादि। आप लोग जानते हैं कि इतिहासकार जब कहीं को खुदाई उदाई करते हैं तो वहाँ पे उन्हें पत्थर और ईंट से बनी इमारतों मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर आता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है कहता है इनमें औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण और मुहरे इत्यादि मिलते थे। औजार मतलब जिससे वो शिकार करते थे, बर्तन जिसमें वो खाना खाते थे, हथियार जिससे वो शिकार करते थे, आभूषण जो वहाँ की महिलाएं और पुरुष पहनते थी, मोहरे जो वहाँ पे रुपए की तरह यूज किया जाता था। ये सारी चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य में उन्हें प्राप्त होता है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके अलावा जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की अस्थियां इत्यादि भी प्राप्त हुई। अब जैसे कि अभी के समय में जानते हैं आप सभी कि मैं मांसाहारी आदमी हूँ और कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी लोग तो मांसाहारी वाली चीज़ें खाएंगे नहीं, और जो मांसाहारी है वो शाकाहारी वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। लेकिन मैं सर्वाहारी कह सकते हैं आप मुझे, मैं सर्वाहारी हूँ, मैं दोनों चीज़ें खाता हूँ। तो उस समय में वो लोग जो मांसाहारी थे वो जानवर खाते थे, चिड़ियाँ खाते थे, मछलियाँ खाते थे, इसलिए उनकी अस्थियाँ वहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये था पुरातात्विक साक्ष्य। अब इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। ये समझिए, स्रोत मतलब एक ऐसा माध्यम जिससे हमें इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके लिए इतिहासकार किस चीज़ का उपयोग करते हैं? स्रोत का करते हैं। इतिहासकार कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो आप जान लीजिए कि इतिहासकार किसे कहा जाता है। तो इतिहासकार वो लोग हैं जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, जो इतिहास के बारे में जानते हैं, पढ़ाते हैं, किताबें लिखते हैं, खोज करते हैं, उन्हें हम इतिहासकार के नाम से जानते हैं। अब देखिए पहला जो चैप्टर है उसके लिए ये नोट्स थे जो अब हो गया है ख़त्म। आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर का नाम था कब, कहाँ, क्या और कैसे। ये क्लास 6 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था जिसके नोट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में मैं उसके सभी प्रश्न उत्तर को बताऊंगा और पार्ट 3 में मैं इसके सारे MCQ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो बताऊंगा, जिससे आपका ये सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं भी थोड़ी भी परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उस चीज़ों को अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।